तो फ्रिक्शन का सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास में इंट्रो हुआ था, सीखा था कि फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन से पहले कांटेक्ट फोर्स को एक बार रिमाइंड करना था हम लोगों को, फिर फ्रिक्शन को डिफाइन किया था। फ्रिक्शन के टाइप्स में आ तो गए थे हम लोग, लेकिन सारे टाइप्स को डिस्कस उस वक्त नहीं कर पाए थे। तो अभी 2-3 और चीज़ें हैं, वो सिर्फ देखकर, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यदि क्लास 11 स्कूल लेवल के एग्ज़ाम की बात करें, तो आज मैं जो आपको 2 या 3 अलग से थ्योरीज पढ़ाऊँगा, या तो किसी के पेपर में वो दोनों क्वेश्चन छपेंगे, या फिर मान लो पेपर सेट करते वक्त टीचर के दिमाग में कुछ आया तो उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके स्कूल लेवल में थ्योरी में पूछा जाएगा ही जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। और उसके लिए पहले जो बचा हुआ टाइप था वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इस तरह की बात हम लोग कर लेते हैं, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन के तरफ चला करेंगे। तो लास्ट क्लास में जहाँ रुक गए थे वहीं से आगे की बात है। तो चलिए 2 कदम और आगे चलते हैं और उसके बाद मैं आपको बाकी डिस्कशन दूंगा। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन आ रहा है, जो टॉपिक आ रहा है, इसका जिक्र पिछला क्लास रोकते वक्त किया था, लॉज ऑफ फ्रिक्शन कहा था, लेकिन कहा था कि इसको पूछा अभी भी 9th क्लास में जाता है। 11th में बड़ा रेयर केस होता है जब इसके पूछने की कोई बात आती है, वरना ना ही समझ लो। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कुछ आप सीखेंगे, एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़, वो इसके बाद के सारे टॉपिक में आने वाला है। तो उसको सीखना ज़रूरी है, उसका नाम जानना ज़रूरी है, उसको डिफाइन करना, उसके यूनिट के बारे में बात करनी, यह सारी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, चलो आओ गौर करें, आओ देखें क्या बात है। ठीक है, चलो गौर कीजिएगा। क्या हम लोगों को आज है डिस्कस करना लॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसका दूसरा नाम भी है बच्चों लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बाय चांस आपके पेपर में ऐसा लिख दे कि व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो भी उसका वही मतलब, व्हाट आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो भी उसका वही मतलब। कंफ्यूज मत होना कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है, यहाँ पे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा है, या लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा है, यहाँ पे लॉज ऑफ फ्रिक्शन लिखा है। चीज़ से सुनना जरा, मुकेश ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लॉ जो आप बचपन से जानते हो, जब आपकी उम्र 1.5 साल की थी, ठीक है, कोई एक बॉडी, कोई एक ब्लॉक, और उसे प्लेस करके रखा है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। हम लोग इस बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं, इसलिए किसी एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। चलो आप मूव करवाना चाहते हो उसको इस तरफ, अप्लाइड फोर्स ये रहा, ये अप्लाइड फोर्स है। यदि बॉडी मूव करना शुरू करती है बाय चांस, यदि करती है या मूव करना चाहती है, या तो ये मूव कर जाए या इसमें टेंडेंसी हो मूव करने की, किस डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लगा। अरे किसी भी बॉडी को जिधर फोर्स लगाकर आप खींचेंगे, या तो उसी तरफ चल पड़ेगी, और फोर्स बेचारा यदि कमज़ोर है तो उसी तरफ चलने की टेंडेंसी होगी। तो ये इसके मोशन का डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। लिख दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन। कौन सा, ये वाला। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है बच्चों, वो ऑपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहती है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है फ्रिक्शन। एक बक्से को, एक ट्रंक को आप खिसका कर इधर ले जाना चाहते हैं,
फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट लग रहा होता है, जिसके वजह से हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे जो पहली बात है इसमें वो क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन acts opposite to the direction of applied force, या फिर आप कह दें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी की बात हो रही है उसके बारे में यहाँ कहा गया। क्या हमें कोई ऐतराज है? शमा को ऐतराज है, संध्या को है, पल्लवी को तो पक्का कोई ऐतराज नहीं। अभिनव, आदर्श और जैस्मिन, प्लीज मेक सम नॉइज। यस सर। वेरी गुड। ये आदर्श की आवाज़ थी, ये थोड़ी दबी हुई अभिनव की आवाज़, और ये क्यूट सी, यस सर। हाँ क्यूट, ठीक है, क्यूट बोला तो एक और बार बोल गई, जैस्मिन की आवाज़, ठीक है। रुको अनुराग, सेकंड लॉ बेटा, सेकंड लॉ क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between two bodies is टेंजेंशियल। हमेशा दोनों सरफेसेस जहां एक दूसरे को टच रहे होते उनको छूता हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है। आप इसी डायग्राम में देखो, यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कहाँ पे दिखाया, ये नीचे कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस और ऊपर हमारी ये वाली ब्लॉक, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो इसके मतलब पॉइंट, मतलब जहाँ पे कांटेक्ट है इनका, उसी पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा होता है। अपोजिट तो होता ही है लेकिन टेंजेंशियल। दिखाने को आप दिखा देना, जब एफ बी डी बना रहे होंगे, जब फ्री बॉडी डायग्राम की बात हो रही होगी, उस वक्त आप एफ को ऊपर दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच्चाई क्या है, दोनों सरफेसेस के बीच में लग रहा होता है। ठीक है, तो अच्छा शर्मा आ गया आज, चलो ठीक है, आगे सुनो। ये सेकंड हो गया। अच्छा, टेंजेंशियल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहाँ पे, इन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ओके, ये बात हो गई। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। आते हैं तीसरी बात पे, नंबर थ्री यहाँ लिखता हूँ मैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ, बस समझ लो यही इस चैप्टर का बैकबोन है। बस समझ लो कि इसके बाद की जो भी थ्योरी होगी वो इस थर्ड वाले लॉ के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई पड़ेगी। जितने न्यूमेरिकल्स बनाओगे, जितने फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओगे, उसमें इस थर्ड लॉ से मिलने वाली चीज़ के बगैर कोई चारा नहीं। तो आपका इस चैप्टर का भगवान आ रहा है, खुदा आ रहा है। अब आप कैसे सजदा करते हैं, कैसे इसकी पूजा करते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। ध्यान दीजिए, सुनना। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, द फ्रोस, माय गॉड, अच्छा वो फ्रॉग नहीं लिखा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दीपांकर गौर कीजिएगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
between the surfaces of, छोड़ो इतना क्यों लिखे, बस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही लिखो, जिसको हम लोगों ने दिखाया स्मॉल एफ से. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ is directly proportional to the normal रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन को आप चाहो तो n से दिखा दो, दिखाते आए हैं अब तक, चाहो तो कैपिटल R से दिखा दो. बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे टीचर्स नॉर्मल रिएक्शन को n से रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे टीचर्स नॉर्मल रिएक्शन को R से रिप्रेजेंट करते हैं. चलो फिलहाल हमें n की आदत लगी हुई है, FBD के समय n से दिखाया, तो FBD और आफरीदी साउंड सिमिलर, तो आफरीदी भी चाहते कि इसको n से दिखाएं. दैट इज, ध्यान देना, इसी डायग्राम में बच्चों, वो जो पहले बना के रखा था, इसी डायग्राम में यदि इसका मास m है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg और नॉर्मल रिएक्शन क्या है हमारा r. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है F. हेमंत, ठीक है. तो आपसे ये कहता है कि कोई बॉडी जब किसी दूसरे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हो या इंक्लाइंड सरफेस पे कहीं पर भी, तो दोनों सरफेसेस के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल सरफेस की वजह से बॉडी पे लगे हुए नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जितना कम नॉर्मल रिएक्शन उतना कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा कब होगा बच्चों, जब बॉडी भारी है, ज़्यादा वजन है, जब उसका मास ज़्यादा है तो mg ज़्यादा होगा, mg ज़्यादा है एक्शन तो रिएक्शन भी ज़्यादा होगा. बोलो आ रहा है. तो दैट्स वाई यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू n लिखा है. दिस इम्प्लाइज दैट F इक्वल्स टू, जब कभी कहीं से कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है. यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है बच्चों, वो कांस्टेंट ये, और साथ में n जैसे का तैसा. यू माइट हैव सीन दिस सिंबल, कभी ना कभी देखने को मिला होगा. इसे हम लोग पढ़ते क्या हैं, जोर से बोलो, जोर से. न्यू. न्यू नहीं बेटा, इसको म्यू पढ़ते हैं, बिल्ली जैसे साउंड करती है, म्याऊ, वो वाला म्यू पढ़ते हैं इसको. तो F इक्वल्स टू म्यू इंटू n. ठीक है. Here mu is a constant of proportionality known as coefficient of friction. Here mu is a constant which is called coefficient of friction. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. आपसे कह रहा था कि एक ऐसी चीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर. इवन आप इसके बाद सर्कुलर मोशन में पहुँचेंगे, वहाँ पर भी जब बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ रहे होंगे कि टर्निंग्स पे सड़कों को थोड़ा अंदर की तरफ डाउन और बाहर की तरफ अप क्यों कर देते हैं, तो उस वक्त इस म्यू का जिक्र आएगा इसके बाद वाले चैप्टर में. और चैप्टर काहे का बोलो, बोल तो देंगे कि सर्कुलर मोशन एक नया चैप्टर है, बट गो टू द NCERT. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही आपको फ्रिक्शन भी इंक्लूड करके रखा है, सर्कुलर मोशन भी रखा है.
आप रेफरेंस बुक में जाओ, लिख देगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पार्ट 3, पार्ट 2 में फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं आपको, पार्ट 3 सर्कुलर मोशन, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यूड और ब्रैकेट में लिख देंगे वो लोग सर्कुलर मोशन। बोल तो दिया था कि एफबीडी अच्छे से सीखेगा क्योंकि उसी का खेल है। अच्छा, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, इस बात का ध्यान रखना। आदर्श, जैस्मिन, Yes, sir. ठीक है। क्या यहाँ तक देखा हम लोगों ने? यस सर। ओके, अभिनव आवाज दीजिए। Yes, sir. ओके, अब जरा एक चीज और, आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या वक्त पढ़ने पे, F इक्वल्स टू म्यू और n के जगह R या n जो भी हो, R हो या फिर n हो, जो भी हो, mg, ये भी तो कर सकते हो। यदि FBD की माने तो n किसके इक्वल होगा? mg के, इसलिए हम लोग F इक्वल्स टू म्यू टाइम्स mg भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या थ्योरी को डिस्कस करने के दौरान। एम आई क्लियर? अच्छा, एक और चीज़, लॉ तो वैसे 2 और है, 3 और है, एक और देखो सिर्फ आप, कौन सा नंबर? नंबर 4 है ना। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन does not depend upon the area of surfaces in contact, comma, it depends upon the nature of surfaces in contact। ये कौन सी बात हो गई? इस बात को कैसे बताऊं? इस बात को कैसे बताया जाए? कुछ यूं, कुछ ऐसे, कोई एक बॉडी है, जिस मटेरियल से इधर बना है उसी मटेरियल का इधर है, उसी चीज़ से ये पार्ट बना है, उसी चीज़ से ये पार्ट, उसी से ये सेक्शन, उसी से ये हिस्सा। अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, यदि किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस ब्लॉक को ऐसे रख दिया जाए और आप इस पर एक फोर्स लगाकर इधर पुल करना चाहते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट लगेगा। ठीक है, जितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा उसको मेज़र कर लो, उसका आप अंदाज़ा लगा लो कि जब इसको ऐसे रखा, ऐसे इस तरह से इधर, तो इतना फोर्स महसूस हुआ। अब इसी को क्या करो बच्चों, आप ऐसे रख दो, ये पलटा और ऐसे रख दिया, फिर से फोर्स लगाओ, फिर से पुल करो एंड ट्राई टू मेजर द फ्रिक्शनल फोर्स। तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कब ज़्यादा लगेगा? जब इसी बॉडी को ऐसे रखा है, जो कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, यदि ये स्क्वायर है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ज़्यादा हो जाएगा। और कब ज़्यादा लगेगा? जब ऐसे रखा है, तो जब इसका लेंथ और ब्रेड्थ कम है तो एरिया भी कम आएगा। तो यदि हम लोगों से पूछा जाए नॉर्मली, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि इस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा और इस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स कम। लेकिन लॉ हम लोगों को साफ साफ बता रहा है कि ऐसा नहीं होता। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में हो या कम एरिया कॉन्टैक्ट में हो या कुछ और एरिया कॉन्टैक्ट में हो, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। इस बात से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किस पे डिपेंड करता है? अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन
कांटेक्ट। बिल्कुल इसी लेंथ ब्रेड्थ का आप एक लकड़ी का ब्लॉक ले लो, तो तब क्या होगा, ये यदि प्लास्टिक या समथिंग कैचकॉल या किसी चीज़ से बना है तो ये अलग नेचर है, अलग, ये सरफेस का बिहेवियर अलग है, इसमें जो रफनेस है वो अलग है। और बिल्कुल इतना ही बड़ा इसी साइज़ का आप लकड़ी से बना ब्लॉक ले लो तो सरफेस का नेचर बदल गया। या जो टेबल या बेंच या डेस्क जो यूज कर रहे हो, इसको सेम रखो, उसको बदल दो। तो आपसे कहना यह है कि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा एरिया टच करवाओ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या कम एरिया टच करवाओ। यदि आपने इसको और इसको नहीं बदला है तो एरिया बदलने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसी कदर लगता है। यदि आप चाहते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बदले तो आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, वो जिस मटेरियल से बना है, जिस नेचर के मटेरियल से बना है, आपको वो मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, ये वाली बात है। ठीक है, तो ये है हमारे लॉज ऑफ फ्रिक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठहरना जरा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, जरा इसको देखना बच्चों। अगेन आप म्यू, यदि यहीं से म्यू निकालना चाहेंगे तो होगा F/n। क्या आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बात यदि करें कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि सोचो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो फोर्स है, इसका यूनिट क्या, न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, इसका भी यूनिट क्या, न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कटन, कुछ बचन नहीं। दैट्स वाई आपको ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्मल ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इट हैज़ नो यूनिट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब आपको म्यू का वैल्यू देगा ना, तो सिर्फ कह देगा 0.1 है, 0.2 है, उसके साथ कुछ यूनिट नहीं आएगा। आप जब म्यू कैलकुलेट करेंगे किसी न्यूमेरिकल में, तब भी म्यू का कोई यूनिट देने की ज़रूरत नहीं। मतलब लिख सकते हैं being the ratio of the same quantities, mu is यूनिटलेस। चूंकि ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी क्या है, फोर्स, तो दोनों का यूनिट भी रख दो तो यूनिट भी कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अब आप इस हिस्से को पहले नोट कर लीजिए। फिर वो जो कहा था ना 2 VBI क्वेश्चन थ्योरीज में करेंगे, उनमें से पहला दूसरा देखेंगे, लेकिन एक चीज़ बाकी रह गई है, काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको तुरंत 2 मिनट में देखकर तब आगे जाएंगे। कर लीजिए नोट बच्चों। अभिनव, खुशी, आदर्श, जैस्मिन कर चुके नोट ये सब? Yes, sir. Done. वेरी गुड। यस सर। ओके, अब चलते हैं एक और चीज़ देखने के लिए। पहले वो जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने अभी तक सिर्फ एक टाइप पढ़ा, 2 बोल सकते हैं, एक स्टैटिक और दूसरा उसी का मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोनों ही हालात में बॉडी रेस्ट में है। गौर करो, यदि एक सरफेस पे कोई बॉडी सिर्फ आपने ऐसे रख दिया, बॉडी रेस्ट पे है, दोनों के बीच के फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन। आप इस पर फोर्स लगा रहे हो लेकिन कमज़ोर फोर्स है, फोर्स लगा F न्यूटन का, बॉडी टच से मस नहीं हुई। 2F कर दिया, बॉडी हिली तक नहीं। 3F कर दिया, बॉडी अब सोच रही कि चलो अब चल पड़े कि रुके। 4F कर दिया, 5F, मतलब फोर्स आप बढ़ाते जा रहे हो। एक वक्त आया, अब जब बॉडी मजबूर हो गई कि अब चलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है,
द बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, जस्ट अबाउट टू मूव, तो उस वक्त भी अबाउट टू मूव होता है, मूव कर नहीं चुका होता है। तो हम लोग उस वक्त भी तो फ्रिक्शनल फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे थे, लेकिन बॉडी तो रेस्ट में ही है। अब उस वक्त भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है बच्चों जब बॉडी किसी दूसरे सरफेस पे मूव कर चुकी होती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप एक और छोटी सी बात यहाँ पे देख लो कि हम लोगों को इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करनी। काइनेटिक फ्रिक्शन, किसको कहेंगे? द टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स acting between the surfaces in contact when a body moves on the surface of another body. सुनो, the force of friction, फिर वही लिख रहा हूं मैं, पलटो। the force of friction, हट, यही साइड ठीक था। the force of friction acting between the surfaces of two bodies when the upper body मूव्स नॉट टेंड्स टू मूव। ध्यान रखना, मूव करने की अब कोशिश नहीं करनी है, बॉडी चल पड़ी है तब की बात है। या आप कह दो कि जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन है, एक रेस्ट में दूसरी चल पड़े, दोनों चल पड़े लेकिन एक स्लो एक फास्ट, दोनों चल पड़े एक इधर, मोशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ टू बॉडीज when a body moves on the surface of another body, जब कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पे मूव कर जाए, ठीक है, तब की बात है। लेकिन इसके भी दो टाइप होते हैं बच्चों, इसके भी दो टाइप होते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा कौन सा? रोलिंग फ्रिक्शन। एक स्लाइडिंग, नाम से समझ गए, मूव तो दोनों हालत में करना है। यदि कोई बॉडी किसी सरफेस पे सरक रही है तो भी मूव कर रही है, यदि कोई बॉडी किसी सरफेस पे लुढ़क रही है तो भी मूव कर रही है। तो बस आप ऐसा समझो कि इस केस में आप कह सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर कोई बॉडी है, इस पे ये मूव कर चुकी है कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन Fs। मत ही लिखो, ज़्यादा अच्छा है, कई बार स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से दिखा देता है, तो Fs कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, जब बात आएगी तब देखेंगे। ठीक है, कौन सा है ये? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या बताएंगे हम लोग कि कोई एक बॉडी है, उसको आपने लुढ़का दिया है किसी सरफेस पे, ये लुढ़कती हुई आगे जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स इधर हो गया। नहीं ना, आपको लिखना थोड़ी है इसका डेफिनेशन, आपसे थोड़ी कह देगा कि डिफाइन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग फ्रिक्शन। आप क्लास 9th में थोड़ी हो, और पूछ दिया तो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग लिख सकते हैं
the force of friction acting between the surfaces of two bodies opposing the relative motion when the upper body slides on the surface of the lower body. The force of friction acting between the surfaces of two bodies opposing their relative motion when the upper body rolls on the surface of lower body. डिस्प्लांटिस. ठीक है, तो बस इतनी सी बात है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जब मोशन हो, और मोशन यदि खिसक खिसक के है, स्लाइड कर करके है, तो इसी काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम हो गया क्या? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और यदि मोशन कैसा है? लुढ़क लुढ़क कर है, रोल कर करके है, तो हम लोग इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कह देंगे रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, बस इसको थोड़ा नोट कर लीजिए बच्चों, और चलते हैं हम लोग वन ऑफ द मोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन क्लास 11th स्कूल लेवल एग्जाम्स. यूजुअली ऐसा होता है. खुशी, अभिनव, जैस्मीन, आदर्श. ठीक है, चलिए अब आते हैं एक टॉपिक पे जिसके बारे में कहा कि अक्सर क्लास 11 स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन प्रिंट कर दिया जाता है जब थ्योरी पूछने की बात आती है इस चैप्टर से. तो सुनना जरा. वो कुछ ऐसा है. एंगल of friction and angle of repose. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसका क्वेश्चन आपसे कुछ यूं कह देगा, यदि आप चूंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे कह सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय, या फिर कह दे कि डिफाइन एंगल ऑफ. यहाँ पे है तो मुझे इसको ग्रीन लिखना था बेटा, तो इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, और मैं चेक कर रहा था कि आप में से कौन जग के बैठा है, कौन पहचानता है. तो किसने पहचाना? प्रिंस. बहुत अच्छा बेटा. देखिए गोरे बच्चों की बात ही अलग होती है. ठीक है, इट्स ओके. डिफाइन एंगल ऑफ friction and angle of repose. फुलिप सटॉप. इसके बाद आपसे कहा जाएगा शो दैट या प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज. ठहरो, शो दैट कह देगा या प्रूव दैट कह देगा आपसे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज. अब आपको क्या बता दूं, कुछ बताने लायक है ही नहीं इसमें. यदि एफबीडी के सारे क्लासेस अटेंड किए हैं आपने, उस पे बेस्ड थ्योरी, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह अटेम्प्ट लगाया है, तो आपके लिए करने को कोई काम ही नहीं है. एक नज़र देख कर चले जाओगे तो लिख कर आ जाओगे एग्ज़ाम में. करना क्या है वो सुनो. सबसे पहले बात करते हैं. हेमंत हंस रहे हैं, बोले सर आपको तो कुछ लगता है नहीं. सुनो बात. ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, रुको नमन, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस. संध्या, ये कोई एक ब्लॉक जिसका मास m, ये इसका वेट कितना बच्चों? mg. ये नॉर्मल रिएक्शन r या n वॉट एवर. सपोज इस बार हम लोगों ने बॉडी को इधर पुल किया,
ये अप्लाइड फोर्स कैपिटल F, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे लगेगा कांटेक्ट पे टेंजेंशियली, लेकिन कहा था ना कि आप ऊपर दिखा सकते हैं जब बात सिर्फ डायरेक्शन की हो, बात सिर्फ बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस की हो। चलो स्केलर्स एंड वेक्टर्स, बहुत देर से बात नहीं हुई थी कि आपने कहा था सर स्केलर और वेक्टर की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, चप्पे चप्पे पे। तो जब से न्यूटन्स लॉ में आया तब से तो एक बार भी नहीं आया, लो आ गया है ये। क्या हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं कि इफ दिस इज एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, और ये रहा कोई भी एक वेक्टर, वेक्टर ए, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स के अलोंग, सीखा था इसको ए एक्स कहना, वाई के अलोंग सीखा था इसको ए वाई कहना। इनफैक्ट किसी एक तरफ यदि थीटा है तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, लेकिन हम लोग अभी उसकी बात नहीं कर रहे। हम लोग ये कह रहे हैं कि एक तिरछा वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। इसके दो टुकड़े हो सकते हैं, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग। अच्छा, इसी को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था जब स्केलर वेक्टर पढ़ रहे थे, तो कि यदि ये ओरिजिनल वेक्टर होता और ये ओरिजिनल वेक्टर होता, नकली नकली आप एक पैरेललोग्राम बना दो, तो ये कहलाता था क्या? रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब हम में से यदि कुछ बच्चों ने वेक्टर्स मिस कर दिया है, उसके बाद क्लास में आए हैं, तो एटलीस्ट क्लास की ही रिकॉर्डेड जो थ्योरी वाले लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर डाल रखा है, आप वहाँ जाकर स्केलर्स एंड वेक्टर सर्च करते हैं, आपको मिल चुकेगा। और उसके आई थिंक 6 या 7 लेक्चर्स हैं, उनको एक किनारे से देखना शुरू कीजिएगा, ये सारे डाउट्स ठीक ठाक हो जाएंगे। सारे लेक्चर तो अपलोड नहीं होते प्रैक्टिसेस वगैरह के, लेकिन जो मेन थ्योरीज वाले हैं वो डाले हुए हैं। इस ए को कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। आपने कर लिया ना वेक्टर वाला थ्योरी, कर लेना। ए एक्स और ए वाई का क्या कहलाएगा? ये रिजल्टेंट। यहाँ पे भी बच्चों, यहाँ पे भी ध्यान से, ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर एफ, स्मॉल एफ, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, और सपोज कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? ये एफ डैश है। सुना क्या? एफ डैश क्या है? रिजल्टेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन आर। यही लिख देता हूं मैं जरा, क्या है ये? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन आर, ये है एफ डैश। नॉर्मल रिएक्शन आर, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, क्या ठीक है बच्चों? यहाँ तक खुशी, आदर्श, जैस्मिन, अभिनव? Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया, चले यहाँ से आगे। अब मुझे बताना है कि यहाँ पे लेना बेटा आप एंगल थीटा, किसके किसके बीच है? नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, इनके बीच का एंगल आपने क्या कहा है? थीटा। इसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करो ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन सुनना, the angle between the normal reaction
and the resultant of the force of friction and the normal reaction is called क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस एंगल थीटा की बात हो रही है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, स्कूल लेवल पे जब क्लास 11 में ये चैप्टर पोर्शन में हुआ करता है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के सीरीज़ में इस चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के मामलों में ये टीचर्स की पहली पसंद है। जैसे प्रेशर कुकर में प्रेस्टीज गृहिणियों की पहली पसंद है, वैसे ही टीचर्स की पहली पसंद है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। प्रेशर कुकर में आप भोले छटूरे बहुत अच्छा बना सकते हैं, छोले भटूरे। ओके, हाँ ठीक है, आगे क्या हुआ? अब आओ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग कैलकुलेट करते। इन्होंने कहा था डिफाइन भी करो और प्रूव भी करो, तो प्रूव होगी थोड़ी देर में। आप पहले यहाँ पर एक और चीज़ देखो, यदि यहाँ से इसको मैच कर देते बच्चों, क्या हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला? राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे थीटा बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है? 90। जूनियर क्लास में 10th क्लास में ही आपको आपके मैथ्स टीचर ने ये सिखा दिया था कि यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को कैसे पहचाने। तो 90 के सामने जो होता था वो हाइपोटेनस, कन्फ्यूज़न होता था बेस और परपेंडिकुलर में। तो सर ने आपको बताया, आपके टीचर ने बताया कि जिस साइड में 90 भी दिखाई पड़े और एंगल भी दिखाई पड़े, इसको आप क्या कह दीजिएगा? बेस। और एक और जो साइड बचा वो क्या कहला जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या रह गया? 90 के सामने हाइपोटेनस। तो आप ऐसा करो, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा पता करो। tan थीटा होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ये रहा ना बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर की जगह? ये P मत लिख देना, ये F डैश्ड मत लिख देना, ये R मत लिख देना। क्या लिखेंगे? F लिखेंगे, क्योंकि इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर है? ये। और जब स्केलर वेक्टर पढ़ रहे थे तो कहा था कि यदि दो वेक्टर्स हो जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते वक्त, तो दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं। तो रूल के हिसाब से लिखा जाना चाहिए था क्या? F डैश्ड। लिखा क्या हम लोगों ने? F। तो ये है परपेंडिकुलर। बेस क्या है बच्चों हमारा? R। ऐसा नहीं कि बेस लिख देना, है ना। किसी को बेस पसंद है तो वो समझे, अपना बेस खुद जुगाड़ करे। यहाँ पर बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको R लिखना है। तो आपने अभी तक इक्वेशन 1 हासिल किया है, tan थीटा इक्वल्स टू F बाई R। एनी कोनो प्रॉब्लम, कोनो बॉडी? अच्छा, ये तो आधी बात हुई है, आधी बात अभी बाकी है। एंगल ऑफ रिपोज, मतलब अभी तक के स्लाइड में क्या पढ़ा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों होच्छे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन केकरा को कहल जाला, ये चीज़ हम लोग अभी देख पाए। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए एक फॉर्मूला टाइप का भी कुछ निकाला है। अब हम लोग चलेंगे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है वो सीखने के लिए। बहुत अच्छा, आपको रिसीवना ही नहीं था। सुनिए बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं?
एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान से, ध्यान से। उस दिन नहीं हम लोगों ने ऐसा कुछ किया था कि एक अटेंडेंस रजिस्टर था हमारे पास, और इस पे क्या रखी थी हम लोगों ने, ये वाली बॉडी, ये वाली ऐसे रखा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। बस इसको इस पे रख दिया स्टैटिक। अब इसको डाउन करना शुरू करते हैं। मेरी इस हथेली के साथ इस रजिस्टर के सरफेस का एंगल देखना, अभी जीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है। जैसे जैसे इसको पकड़ लेते हैं, अभी पहले इसको उठाते जाओगे तो हथेली के साथ ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके साथ रजिस्टर का जो एंगल है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब सुनना अच्छे से। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको ऐसे रखा, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसको हम लोग धीरे धीरे करके अप करते जा रहे हैं। और ध्यान रखेंगे कि जिस वक्त, जिस पल, जिस क्षण, जिस लम्हा ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग हो जाए, अब तब सरकने की हालत में आ जाए, फिसलने की हालत में आ जाए, बात समझो, जोर देना चाहता हूं बात पे, उस वक्त जमीन के साथ इसका जो एंगल होता है हम लोग उसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये लीजिए, अभी जो एंगल है 0 डिग्री वो एंगल ऑफ रिपोज नहीं है बेटा। अभी जो एंगल है 10 डिग्री वो एंगल ऑफ रिपोज नहीं है। अभी जो एंगल है 20 डिग्री वो एंगल ऑफ रिपोज नहीं है। अभी जो एंगल है 30 डिग्री वो एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, क्योंकि ऊपर रखे इस बॉडी ने भी सरकना शुरू ही नहीं किया, सरकने का सोचा ही नहीं। लेकिन जिस वक्त इसमें हल्का फुल्का घिसुक घुसुक आपको दिखाई पड़े, उस वक्त इस हथेली के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ इस रजिस्टर का, इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल होगा हम लोग उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ये अभी भी एंगल ऑफ रिपोज नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, हाँ हाँ ज़्यादा हो गया। तो ये ज़्यादा होने से ठीक पहले जो था जाने मन, है ना, वो वाला जो एंगल था वो, तो आपने ठीक बताया बिल्कुल कि मैक्स जब ये सरक चुका ना, उसके ठीक पहले जब ये मूड बना रहा था कि अब सरक ही जाओ, अब तब सरक ही जाओ, फिसली जाओ, उस वक्त जो एंगल हुआ उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कैसे बयां करें इस बात को? कई चीज़ें होती हैं जो बात दिल में होती, बोल नहीं पाते, कैसे बोले इस बात को? दिल दिमाग में तो आ चुका है कि बोलना क्या है, अब बोलना कैसे है वो देखना पड़ेगा। उसके पहले जरा एक डायग्राम बना लें हम लोग। ये एक इंक्लाइंड प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यहाँ पे कुछ एंगल, फूफा कह रहे हैं अल्फा, कुछ गलती से फूफा बोल दिया, अल्फा एंगल ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसने बनाया, किसके साथ है? सब अब नहीं हंसो, हो गया गलती से। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ ये रही एक बॉडी। और मेरी बात सुनो, ये 100% रेस्ट में अभी नहीं है, ये चलने को रेडी है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है। ये हम लोग यदि चाहें इसका FBD तैयार करें, सिखा दिया है ना आपको बच्चों, mg, ये अर्थ सरफेस लगाएगी इस तरफ सीधा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस लगाती है जिस पर बॉडी टिकी है। FBD पढ़ते समय सीख चुके हैं कि यदि आप इस mg के 2 टुकड़े करो तो जितना एंगल यहाँ उतना ही एंगल यहाँ। ये हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के वक्त ही देख चुके हैं। अब mg का कंपोनेंट अल्फा के तरफ mg कॉस अल्फा,
mg का कंपोनेंट इस तरफ mg साइन अल्फा, और ये स्लाइड करने के कंडीशन में आ चुका, स्लाइड कर नहीं पाया। कोई तो ताकत है जो इस पर पीछे की तरफ लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अरे जो तुम पढ़ चुके हो उसकी बात हो रही है रे, सुनो। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि F इक्वल्स टू, या F नहीं, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि mg साइन अल्फा इक्वल्स टू F? हाँ, mg साइन अल्फा इसे स्लाइड करवाना चाहता है। कौन है जो इसे रोके हुए है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये इसका कहना है कि और थोड़ा अप करो, उसके बाद मैं इसको सरकने दूंगा। अभी ये स्किड करने के कंडीशन में आया हुआ, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट mg cos अल्फा इक्वल्स टू r। क्या इसके पहले कुछ इक्वेशन नंबर दिया था? इसको हम लोगों ने 1 दे दिया था। यहां पर भी इन दोनों को डिवाइड करो तो जरा हम तुम mg साइन अल्फा अपॉन mg cos अल्फा इक्वल्स टू f बाई r। mg से mg कैंसिल्ड, साइन बाई कॉस क्या होता है बच्चों? tan अल्फा। tan अल्फा। बहुत अच्छी। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया? f बाई r। ठीक है, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन 1 जो पिछले स्लाइड में था, इक्वेशन 2 जो इस स्लाइड में है, जरा दोनों को कंपेयर करो तो। यहां पे tan थीटा f बाई आर, tan थीटा किसके इक्वल है? f बाई आर के। और वही f बाई आर किसके इक्वल है यहां पे? tan अल्फा। तो इक्वेशन 1 में f बाई आर tan थीटा आया था, और इक्वेशन 2 में f बाई आर tan अल्फा आया है। तो दोनों को आप यदि इक्वेट कर दें तो लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हमें tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिलता है? tan अल्फा। tan छोड़ दीजिए, तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिला? अल्फा। थीटा क्या था हमारा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू अल्फा किसको कहा था? एंगल ऑफ रिपोज। यही तो प्रूव करना था हमें कि प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज, यही प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसको डिफाइन तो किया नहीं हम लोगों ने, तो डिफाइन करते हैं, सुनना अच्छे से, अच्छे से। द एंगल between an inclined plane, inclined plane मतलब ये, and the horizontal, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन, ये रहा हॉरिजॉन्टल, इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। द एंगल बिटवीन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल, कब? व्हेन अ बॉडी, ध्यान से, अ बॉडी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन is just on the verge of sliding is called angle of
रिपोज। कोई एतराज़ तो नहीं किसी को? जो बात सीखा वही लिखा है, वही लिखा है। तो ये रहा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और वो जो अल्फा था वो था हमारा एंगल ऑफ रिपोज। तो दोनों को डिफाइन भी कर दिया और दोनों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश किया, तो दोनों इक्वल हो गए। चलिए, क्या जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनके लिए सब कुछ ठीक है बच्चों? Yes, sir. ओके। तो आदर्श, जैस्मीन, अभिनव और खुशी, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए चलिए, क्या हम सबका ये स्लाइड नोट हो गया? स्लाइड चेंज करें, कर दिया, जल्दी से कर। चलिए, एक और चीज, क्वेश्चन क्या है वो बाद में, हाँ VVI क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो बाद में। पहले आप इस चीज को देखिए। सपोज यहां पे कोई एक ब्लॉक है और रखा है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ध्यान से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक का मास m है बच्चों, इसे पुल कर ले रहे हैं हम लोग। कुछ कैपिटल F न्यूटन का पुलिंग फोर्स लगाकर इसे पुल करते हैं ताकि इसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक हम लोग चल सकें। आई रिपीट, वो बचपन में कार, बैटरी वाली कार की बैटरी ख़त्म हो जाती थी, चाबी वाली कार की चाबी गुम हो जाती थी, रिमोट वाली कार का रिमोट तोड़ देते थे, तो अपना क्लासिकल तरीके से कार चलाते थे। एक धागा बांधा, मुंह से आवाज़ निकाला, डुर्र, और फोर्स लगाकर खींचना शुरू करते थे ना। ठीक है, तो वही कार है, थोड़ी भारी भरकम है, एक फोर्स लगाकर खींचा जा रहा है। इसको आप रस्सी मत समझ लेना बेटा, सिर्फ ये फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है? अच्छा, अब इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या? mg, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन n या r जैसे दिखा दो। बॉडी मूव किस तरफ करेगी? इधर, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर। बोलो सब कुछ ठीक? अच्छा, ये भी माना कि फोर्स जो अप्लाई किया है हम लोगों ने वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा दैट इज थीटा। ठीक है, अब इस f के दो कंपोनेंट्स करो, एक बार अलोंग थीटा क्या हो जाएगा? f cos थीटा, दूसरी बार ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? f sin थीटा। यदि हम में से कुछ की ये क्लास छूटी हुई थी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के इंट्रो, जैसे मुकेश, तो वीडियोस देख लीजिएगा, सारा कुछ उसमें डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब एक काम करो, यहाँ से आप F निकालो बेटा, स्मॉल f, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है वो पता करो। कंसिडरिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ना हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट्स, कंसिडरिंग द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। ऊपर की तरफ कौन? ये R, ऊपर की तरफ एक और फोर्स कौन सा? F साइन थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड कौन हो गया हमारा? mg।
कोई ऐतराज? अच्छा, ठीक है। और यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करें तो स्मॉल f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f cos थीटा। हम लोग यहाँ पर दो केसेस लेंगे, एक तो ये वाला केस लिया है। अच्छा, एक दूसरे केस को भी जरा सोचो। इस बार भी हमारे पास इसी तरह का कोई ब्लॉक है, बट उसे आप खींच नहीं रहे हैं, उसे आप पुल नहीं कर रहे, बल्कि उसके पीछे जाकर धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं और आगे ले जाने की करते हैं कोशिश। कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा दूसरा केस? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये बॉडी, इस बार आपने पुश किया है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन r वर्टिकली अपवर्ड। ये F न्यूटन का फोर्स लगाकर इस बार पुश किया है, तो डायरेक्शन क्या है? पुश करने का डायरेक्शन क्या है? यही तो है। आप यहाँ ऐसे यहाँ से यहाँ तक F दिखा दो, या फिर डायरेक्शन सेम रखना है, इस तरफ F दिखा दो, कोई बात नहीं। इस बार भी हमारा जो F है उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है? थीटा। फिर से इस F के दो कंपोनेंट्स करो, एक थीटा के अलोंग और एक इस तरफ। तो F का कंपोनेंट थीटा के तरफ क्या होगा? F cos थीटा, और इस बार नीचे की तरफ आएगा हमारा F sin थीटा। सुना क्या? खुशी, जैस्मीन, आदर्श और अभिनव, दीजिए आवाज दीजिए प्लीज। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहां से यदि हम लोग R पहले यहां पे थे ना, यहां से R क्या होगा हमारा? R अकेला ऊपर, नीचे की तरफ F sin थीटा प्लस mg। ठीक है, ठहरो जरा। और यहां पे R कितना होगा? mg माइनस F sin थीटा। यहां पर भी mg को पहले लिखो, एक शकल का दिखा दो, mg प्लस F sin थीटा। सर सेकंड वाले में सर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा सर? ऑफ कोर्स इस तरफ, यस सर। बॉडी जिस तरफ जाएगी उसके ऑपोजिट। अच्छा, अब एक VBI, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनना। आपसे कह देगा which is easier, which is easier to pull or to push? ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं वो लोग नॉर्मली, स्कूल लेवल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। 90% चांस है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपे, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपसे कहा जाता है, टू पुल एज easier than to push। प्रूव इट, ऐसा कह देगा। अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखो, एक बार इस ब्लॉक को हम लोगों ने क्या किया है? F न्यूटन का फोर्स लगा करके पुल कर रहे हैं।
यहाँ पे ब्लॉक वैसा ही है, इस बार F न्यूटन का फोर्स लगाकर हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, पुश। और दोनों ही सिचुएशंस में mg यहाँ पे लगा, r ऊपर लगा, mg यहाँ r ऊपर। जिस डायरेक्शन में बॉडी को मूव करना है, F के कंपोनेंट्स थीटा की तरफ F कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं है उधर F साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन की तरफ। इस बार क्या हुआ, F का कंपोनेंट थीटा की तरफ F कॉस थीटा, लेकिन इस बार नीचे ब्रेक हो रहा था इसलिए F साइन थीटा। पिछली बार R के साथ था F साइन थीटा, इस बार R के अगेंस्ट है, mg के साथ है। ठीक है, इसी पे बात होनी है। आप करो एक काम कि ये क्वेश्चन पहले नोट करो और ये जो डायग्राम्स हैं इनको भी नोट कर लो आप। केस 1 और ये कौन सा केस हो गया, केस 2। कीजिए बच्चों इसको। सिर्फ डायग्राम नोट करना था, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं ना कोई? अच्छा ठीक है, ठहरना जरा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, क्या हमें ये पता है कि F इक्वल्स टू म्यू आर होता है, F इक्वल्स टू म्यू एन या F इक्वल्स टू म्यू आर? यहाँ से सोचो हम लोग क्या कर सकते हैं कि R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F बाई म्यू। गौर कीजिएगा, इस R के जगह भी F बाई म्यू लिखा इक्वल्स टू mg माइनस कैपिटल F साइन थीटा। ध्यान से क्रॉस करवा दो तो F क्या मिलेगा हमें, फ्रिक्शनल फोर्स क्या मिलेगा, म्यू टाइम्स mg माइनस F साइन थीटा। एक तो इसको ध्यान देना, दूसरी बार भी R के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, F बाई म्यू, ये रहा mg प्लस F साइन थीटा। F इक्वल्स टू म्यू टाइम्स mg प्लस F साइन थीटा। प्लीज ध्यान दीजिए, एक बार F निकाला है, तब जब हम लोग इसे पुल कर रहे हैं। एक बार F निकाला है कब, जब हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, पुश। तो जरा रुकेगा, जरा सोचो कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा वो कब ज़्यादा है और कब कम है। जब हम लोग पुल कर रहे थे ना, ऑब्जेक्ट को खींच रहे थे, उस वक्त भी म्यू है, जब पुश कर रहे हैं उस बार भी मल्टीप्लिकेशन में म्यू है। लेकिन यहाँ पर है mg माइनस F साइन थीटा और यहाँ पर mg प्लस F साइन थीटा। तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा हुआ, पुश करते वक्त या पुल करते वक्त? पुश करते वक्त। तो यदि पुश करते वक्त फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा बड़ा हुआ, हम लोग पुश उतने ही फोर्स से कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगा, मतलब हम लोगों को आसानी से उसको धकेलना टफ हो जाएगा। वही यदि पुल कर रहे हैं हम लोग तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो चुका, इसलिए टू पुल इज ईजियर दैन टू पुश। मतलब आप इसको सेंटेंस में ना लिखकर सिर्फ इतना कह दीजिए, सिर्फ इतना कह दो कि क्लियरली फ्रिक्शनल फोर्स जब आप पुल करते हो तो इज लेस देन कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, जब पुश करते हो तो। देयरफॉर टू पुल इज इजियर देन टू पुश। यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, यही प्रूव हो गया और ये हमारा फाइनल रिजल्ट।
अभिनव, आदर्श, जैस्मिन, ठीक है यहाँ तक? यस सर। समझ गए कि Yes, क्यों? sir. हाँ, समझ गए कि क्यों पुल करना आसान है और क्यों पुश करना मुश्किल है किसी बॉडी को। सेम मास को सेम फोर्स से पुल करोगे तो आसानी से, सेम मास को सेम फोर्स से पुश करोगे तो मुश्किल होगी। तो ये एक एक्सट्रीम लेवल का VBI क्वेश्चन है क्लास 11 थ्योरेटिकल स्कूल लेवल पे। तो आप इसको कर लीजिए नोट। और फिजिक्स की ये वाली क्लास यहीं तक रोकेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोगों को जो बायो वाले बच्चे हैं उनकी बायो क्लास है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको मैथ्स में फिर आज नया चैप्टर शुरू करना है। तो देखते हैं क्या होगा। मैं पहले एक काम कर लूँ,